ऐसा जारी किया जाना चाहिए। कर्नल साहब आप मैं आपको बताना चाहूंगा, सर्जिकल स्ट्राइक जो फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक थी वो ग्राउंड ऑपरेशन था। उस ग्राउंड ऑपरेशन में हमारे फिजिकली ट्रुप्स इन्वॉल्व थे। उन पिक्चर्स को दिखाना मेरे हिसाब से जायज नहीं था। मगर ये जो ऑपरेशन है ये एयर ऑपरेशन है, हमारे लेजर गाइडेड बॉम्ब्स ने किया है। मेरे को नहीं लगता है कि इनकी पिक्चर्स ना दिखाना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। इन पिक्चर्स को दिखाया जा सकता है। देयर इज नथिंग विच इज टू बी केप्ट एज अ सीक्रेट। हाउस द जोश दिखेगा, हाउस द जोश दिखेगा, बिल्कुल हाउस द जोश दिखेगा इसमें। तो इसके लिए भी सरकार मेरे ख्याल से उचित समय पर उचित समय पर उचित फैसला लेगी। लेकिन कर्नल साहब, मैं सुमित पीर जी के पास जाऊं जो कि कश्मीर मामलों के जानकार है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने उस डिवीजन के अंदर काम किया है जो लगभग इसी तरह के काम करता रहा है फौज के अंदर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब किसी जगह को या जैसे बालाकोट को उसको लॉक किया गया कि हमको यहां पर लेजर गाइडेड बम गिराना है, तो हमने क्या क्या प्रिपरेशन करी होंगी? देखिए, ऐसा है, पिछले करीबन 10 दिन से प्रिपरेशन चल रही थी, मगर इस वजह पहाड़ हुआ था जिसमें एयरफोर्स की पावर को दिखाया गया था। तो ये कह देना कि ये 10 दिन में तैयारी हुई है, नहीं, ये ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो लगातार चल रही थी। हमारे को पता था कि आने वाले समय में हमारे को मिराज इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं किसी भी टारगेट के लिए, और मिराज के अंदर ऐसी नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी थी। अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इंटेलिजेंस इनपुट्स थी, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी था इंटेलिजेंस इनपुट्स। इंटेलिजेंस इनपुट, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो कई तरीकों से हमें मिली होगी। ह्यूमन इंटेलिजेंस वाज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसने हमारे को बताया होगा कि वहां पर आतंकवादी प्रेजेंट हैं। क्या नाम बताया, बालकोट में आतंकवादी प्रेजेंट हैं, तभी हम वहां गए हैं। अदरवाइज मुजफ्फराबाद में भी जा सकते थे, चकोटी में भी जा सकते थे, कई और टारगेट्स हैं उनमें जाया जा सकता था। मगर क्योंकि पुलवामा के बाद वहां पर काफी तैयारी हो चुकी थी, वहां पर पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार था कि अभी जैसे पिछली बारी इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, हो सकता है इस बारी फिर से कोई ऐसा ही काम हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ग्राउंड ऑपरेशन हो या मिसाइल लॉन्च हो। और मिसाइल्स की जो हमारी रेंज है, मे भी हमारे पास ऐसे मिसाइल जरूर हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है जो 290 किलोमीटर तक जा सकती है, मगर बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब हमारी आंख यहां नहीं देख सकती, वहां पर उसको लॉकन करना कई बारी मुश्किल हो जाता है। तो एयरक्राफ्ट वॉज द बेस्ट मशीन टू गो एंड टारगेट दैट। और लेजर गाइडेड बॉम्ब इज अ प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब, यानी पिन पॉइंट टारगेट के ऊपर गिरेगा, और वो तभी हो सकता है जब लेजर पॉड जो मिराज के अंदर माउंटेड है वो उसको होम ऑन करके टारगेट के ऊपर गिरा सके बॉम्ब को। सुमित, आपको लगता है आज के बाद, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि ये भारत और पाकिस्तान के जो बनते बिगड़ते संबंध रहते हैं या ऊपर नीचे होते संबंध रहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा डिसिसिव फैक्टर है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अब पाकिस्तान कोई भी गड़बड़ी करने के बारे में 10 बार सोचेगा। सर दीपक जी, देखिए जो आज हुआ है, अगर आप देखें ये पिछले 30 साल से ड्यू था। ये 30 साल से हम ब्लीड कर रहे हैं। हम हमेशा जब भी हम पे कोई हमला होता, कोई आतंकवाद होता, हम जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी में बोलते हैं, डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक ऑफेंस लॉन्च करते हैं। पर जो पाकिस्तान मिलिट्री जो इसको चला रही है, उनका आज तक क्या नुकसान हुआ? हमने पिछले 30 साल में एयरफोर्स को यूज नहीं किया, जबकि इंडियन एयरफोर्स इज रेटेड नंबर 4th इन द वर्ल्ड एज पर स्ट्राइक कैपेबिलिटी। 4th MPLS नेटवर्क है, बहुत अच्छी एयरफोर्स है हमारी। हमने पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंतर्गत पहली शुरुआत की थी सर्जिकल स्ट्राइक से। उसमें हमने उनको कुछ नुकसान पहुंचा, कुछ लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय किए। पर सर, लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय करने के अब की बार उन्होंने क्या किया, लोग पीछे ले लिए, कैंप्स तक गए। अब की बार किसी भी पाकिस्तान या पाकिस्तानी को यह उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान में घुस के इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से खुले में दुनिया को बताते हुए हम आएंगे, हमला करेंगे और निकल जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात हुई है। पाकिस्तान को अब पता लग रहा है कि एक डिसाइसिव जवाब मिलेगा। और एक और चीज मैं बताना चाहूं दीपक जी, जो हमारे भाई 40 पुलवामा में जो शहीद हुए हैं, अभी उनकी 13वीं नहीं हुई, 13वीं कल है, उससे पहले हमने बदला ले लिया। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर कोई भी ये सोचता है कि मोदी क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, हम बदला लेंगे, आप कहते बहुत है, करते नहीं। अब की बार किया है, एयरफोर्स भेज के किया है, तुम्हें दिखा के किया है। अब जो कर सकते हो करो। और 13वीं होने से पहले, पिंडदान होने से पहले हमने अपना बदला ले लिया। एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टिंग है आर्मी के लिए, आर्म फोर्स के लिए। और पाकिस्तान आर्मी को ये बहुत क्लियर होना चाहिए आज के बाद, अगर आप कोई भी एक्शन करेंगे, इंप्लीकेशन आप पे आएगा। आपके कैंप बॉर्डर पे हो, वो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर अंडर है, अगर आप वहां पे हैं तो हम आपके लिए आएंगे। ये एक बहुत बड़ा चेंज स्ट्रैटेजी में सर। एक और चीज कहना चाहूंगा, यहां पे मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वहां मोसाड के चीफ का इंटरव्यू था।
तो उनसे जो संवाददाता है दीपक जी, वो कहते हैं आपकी दुनिया भर में रेपुटेशन आप किलिंग मशीन हो, ये सच है क्या? उनका जवाब पता क्या था सर? उनका जवाब था हमने बहुत मेहनत की है ये रेपुटेशन बनाने के लिए, क्योंकि दुनिया में जो भी इजराइल का दुश्मन है वो दुनिया की किसी भी कंट्री में आज उसे पता अगर मोसाड का मैं दुश्मन हूं, इजराइल का दुश्मन हूं, मैं कहीं भी सेफ नहीं हूं। यही मैसेज हमें आतंकवादियों को और उनके हैंडलर्स को देने, आप कहीं पे भी हो आप सेफ नहीं हो। अगर हम सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, थर्ड फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, तो किस दिन का अगर हम ये न कर सके। और अब की बार इंडियन एयरफोर्स भेजने का मतलब है कोई कवर्ट स्ट्राइक नहीं था, कोई वीडियो की जरूरत नहीं है, जेट गए हैं, पाकिस्तान ने खुद एडमिट किया है, आए हैं 1000 किलो का जो पेलोड, और मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, कर्नल साहब विल नो मच बेटर, उन्होंने अपना नुकसान किया। 300-400 जहादी मारे हमने, जो एक आपके माध्यम से हमें अनुमान मिल रहा है। 40 के 400 लिए हमने, 40 के 400, 1 पे 10, 1 पे 10। जो लोग कहते थे 101 पे 10 चाहिए, आज करके दिखाया और इंडियन एयरफोर्स भेज के दिखाया। मेरे हिसाब से इंडियन आर्मी के फोर्सेस के लिए इससे बड़ा मोरल बूस्ट कुछ नहीं है। पिछले 30 साल से एयरफोर्स कह रही है आप हमें मौका दीजिए, हमें आर्मी के लिए आप हमें मौका दीजिए। आप ये सिर्फ जहां रुक रहा था दीपक जी, पॉलिटिकल विल के कारण रुक रहा था, और इस पॉलिटिकल विल ना होने का पाकिस्तान ने 30 साल तक पिकनिक मनाई है सर, बहुत बड़ा फायदा उठाया, बिल्कुल पिकनिक मनाई है सर। देखिए मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। आज जो है ना पूरा समीकरण बदली हो गया है। बिल्कुल सर। पिछले 30 साल में जैसे सर आप कह रहे थे कि हमने कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, इवन कारगिल वॉर में हमने नहीं क्रॉस नहीं की, हमने एलसी क्रॉस नहीं की। और ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सबको कहा था और कई बार कहा था कि हमने देखा, हम उसमें स्टिक रहे थे कि हम एलसी क्रॉस नहीं करेंगे, मगर आज हमने दिखा दिया दुनिया को यार ये एलसी इज एन इमेजिनरी लाइन, एक सिर्फ रेखा है जो इमेजिनरी है, और उसके तरफ अगली तरफ भी जो बॉर्डर है, अगली तरफ भी जो इलाका है वो हमारा इलाका है, हमने जो किया अपने इलाके में किया। मगर सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो हमने आज करके दिखाया है, वी वेंट बियॉन्ड पीओके, वी वेंट टू पाकिस्तान, दी हार्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा। मैं जो खबर आपको बता रहा था कि विदेश मंत्रालय में इस वक्त यूके, यूएस और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण देशों के राजदूत इस वक्त मौजूद हैं, और कई देशों के राजदूतों को बुलाकर जानकारी दी जा रही थी। मैं जो कह रहा था कि ब्रीफिंग अभी बाकी है, तो विदेश मंत्रालय जो ब्रीफिंग कर रहा है वो तमाम देशों के राजदूतों की कर रहा है, हाई कमिश्नर्स की कर रहा है, और उन्हें ये बता रहा है कि भारत ने किस परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरी एयर स्ट्राइक करी है। साफ साफ कहा है विदेश सचिव विजय गोखले ने कि ये नॉन मिलिट्री एयर स्ट्राइक है, उन्होंने इसे मिलिट्री एयर स्ट्राइक नहीं कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये इसलिए किया गया क्योंकि भारत को डर था कि जैश ए मोहम्मद के जो आतंकवादी इस वक्त बालाकोट के अंदर मौजूद थे वो भारत पर एक फिदायीन हमले की प्लानिंग कर रहे थे, और भारत ने आत्मरक्षा में इसको इस्तेमाल किया है और बालाकोट में उन आतंकवादियों को मार गिराया है जो लॉन्च पैड थे जहां से आतंकवादियों को निकलकर भारत आना था। मनीष भाई, इस तर्क को, विदेश मंत्रालय के तर्क को मेरे ख्याल से पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह समझ गया होगा कि भारत ने चारों तरफ से हमको फंसा लिया है। ये एक तरह से घेराबंदी, किलेबंदी है, और ये कूटनीतिक प्रयास है। कूटनीति में ये सारी चीजें चलती हैं। होने के पहले जो गिने चुने देशों के साथ बात की, उसके बाद कई बातें सामने आई। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि भारत कुछ सोच रहा है, तो संकेत दिए जा रहे थे। लेकिन अब ये होने के बाद सारे दुनिया के बड़े मुल्कों के नुमाइंदों को बुलाकर विदेश मंत्रालय ये जो जानकारी दे रहा है, ये बता रहा है कि आखिर उनको ये क्यों करना पड़ा, क्यों जरूरी था, यहां की संप्रभुता के लिए क्यों जरूरी था, इंसानियत के लिए क्यों जरूरी था। आतंक से सारी दुनिया परेशान है, और इस आतंक को पालने पोसने वाले उस पाकिस्तान में घुसकर उसे सबक देना सारी दुनिया के अमन चैन के लिए जरूरी था। बिल्कुल जरूरी था। समीर, यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इसके बाद क्या छप जाएगा दुनिया के मानचित्र में भारत की छवि? क्या भारत की छवि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हो गई है इस एक्शन के बाद? बिल्कुल दीपक जी, जो भारत का अब तक टैक्टिक था वो था डिफेंसिव। आप हम जाके एनकाउंटर कर रहे हैं, आप हम पे हमला कर रहे हो, हम जाके गांव में घुस रहे, आतंकवादी ढूंढ रहे, मार रहे, दैट वाज ऑल डिफेंसिव टैक्टिक। अब की बार हमने एक ऑफेंसिव टैक्टिक अपनाई है, क्रॉस बॉर्डर जाके हमने ऑपरेशन किया है। ये एक बहुत क्लियर मैसेज है, जो भी भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ है, जो भी हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ, आप कहीं पे भी हो, आप पाकिस्तान में हो, किसी भी कंट्री में हो, इनफैक्ट हमें एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के लीडरशिप को एलिमिनेट करने के लिए।
वो भी हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि जब तक आप लीडरशिप, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, जब आप ये सारे ब्लॉकेड करते हैं। हाँ, जब यूसुफ अजहर को मार दिया गया इस बॉम्बिंग में, हाँ? तो मसूद अजहर को क्यों नहीं मारा जा सकता? दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं मारा जा सकता? हाफिज सईद को क्यों नहीं मारा जा सकता? ये भी स्ट्रेटेजी हमको कहीं ना कहीं इस पर थॉट ऑफ करना चाहिए। क्यों आने वाले टाइम में यही होने वाला है। एक इंडिया में प्लान चाहिए, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, बट वी हैव टू एलिमिनेट देम ऑल, वी हैव टू सेंड अ मैसेज। हम 125 बिलियन लोग हैं, 3rd 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है, आप हमें, यू कैन नॉट टेक अस लाइन डाउन। हम वैसे नहीं कि आप आके कुछ भी कर लेंगे और हम जाके लोग, अगर अमेरिका वहां से आके उसामा बिन लादेन को मार सकता है, ये तो हमारे दरवाजे पे बैठे हुए हैं, क्यों नहीं कर सकते हम? तो क्या एक के बदले 10 सिर हमने ले लिए हैं? हम यही कहेंगे कि एक के बदले 10 सिर हमने ले लिए हैं, क्योंकि 40 हमारे जवान मरे थे, हमने 400 को मारा है, जो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है। और विदेश मंत्रालय में जो बैठक चल रही है, उसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। सुमित, क्या बैठक चल रही है और किस किस देशों के राजदूत वहां पर मौजूद है? देखिए, अभी लगातार यहाँ पर मीटिंगों का दौर दीपक जी लगातार जारी है, और खासतौर पर अभी इससे पहले P5 नेशन है, यानी फ्रांस, रशिया, चाइना, अमेरिका, यूके, इनके प्रतिनिधित्व को यहाँ पे ब्रीफ किया गया है फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से, और सार्क नेशंस के फॉरेन सेक्रेटरीज को, डेलीगेट्स को भी और उनके एम्बेसडर को भी ब्रीफ किया जा रहा है। यानी भारत लगातार अपनी कार्रवाई के बारे में जिस तरीके से, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी, आपको याद हुआ खुद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर रहा है, उसी के बाद ये ब्रीफ किया गया है कि हमने अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि आज भी फॉरेन सेक्रेटरी ने जब ब्रीफ किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमको ये लगातार इनपुट मिल रहे थे कि यहाँ से और भी टेरर कैंप्स को या फिर टेरर अटैक्स को लॉन्च करने की पूरी तैयारी की, और हमने ये प्रिमेटिव एक्शन लेते हुए, यानी अपनी रक्षा के लिए ये एक्शन लिया है, जिसके लिए हमने इन कैंप्स को टारगेट किया है। दीपक जी, सुमित, किस तरह से एयरफोर्स ने इस पूरी, आप हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट भी है, हमें बताइए कि किस तरह से एयरफोर्स ने इस हमले की रणनीति बनाई थी? देखिए, रणनीति मैं आपको बताऊं, 14 तारीख को जब ये अटैक हुआ तो लगातार कई चीजों की ऑप्शंस को तलाशने की कोशिश की गई है। तो लगातार कि हम ग्राउंड लेवल पे ऑप्शन कर सकते हैं या फिर एयर स्ट्राइक की जो ऑप्शन थी उसको जांचने के बाद ये देखा गया, क्योंकि लगातार जो एयरफोर्स चीफ थे और जो ऑफिशियल थे ऑपरेशन के, उन्होंने लगातार इस चीज को लेकर कई प्रपोजल प्रेजेंटेशन तैयार की, जिसको खुद NSA डोभाल ने और कई लोगों को दिखाया गया। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये फाइनल डिसीजन हुआ कि ये जो हमारे जो जैगवार को है, जो मिराज को है, इनको हम यूज करेंगे, और खासतौर पर मिराज एयरक्राफ्ट, क्योंकि लो स्ट्राइकिंग है और डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इनको जाना जाता है, इसलिए लो लेवल पे फ्लाई कर सकते हैं, और ऐसे ही एयरक्राफ्ट को चुना जाए कि उनको रडार से भी बचा जा सके, यानी उनके। और इसी के बाद 12 जो एयरक्राफ्ट है जिनको ग्वालियर से चुना गया, जो हमारे, उनको इसके अंदर इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके लिए प्रॉपर तैयारी की गई दीपक जी। कई सॉर्टीज को उठा के टेस्ट भी किया गया कि अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन चलाना तो उनके लिए कवर के लिए भी क्या कौन दूसरे एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, और इसके लिए रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हो या फिर रडार हो, वो भी इस्तेमाल किए गए। दीपक जी, ठीक है सुमित, आप जानकारी लेते रहिए, हम समय समय पर आपके पास आते रहेंगे। कर्नल साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप दूसरे की मतलब आसमान में प्रवेश करते हैं, उनकी एयर सीमा के अंदर प्रवेश करते हैं, उनकी वायु सीमा के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ऐसे में आप डिटेक्ट होने का खतरा होता है। तो कैसे अंदर गए होंगे, कैसे रडार को चकमा दिया होगा और कैसे मार के वापस आए होंगे, इसके लिए क्या रणनीति अपनाई होगी भारतीय एयरफोर्स ने? देखिए, 2-3 चीजें इसमें समझनी बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये 12 मिराज नहीं थे, इट वॉज ए कंप्लीट, ये पूरा एक पैकेज था जिसमें मिराज एयरक्राफ्ट थे, जिसमें एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट थे, जिसमें रडार जैमर्स थे, एवैक्स एयरक्राफ्ट था, जिसने पहले अंदर घुसने से पहले, जब हम LC को क्रॉस किए होंगे, उससे पहले उन्होंने ग्राउंड बेस्ड जो उनके रडार सिस्टम्स हैं और उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको जैम किया होगा। इसके अलावा कुछ डिकॉय एयरक्राफ्ट, यानी धोखा देने वाले एयरक्राफ्ट किसी और इलाके में अंदर गए होंगे, ताकि उनकी जो एयर शक्ति है या उनके जो एयर डिफेंस वेपन्स हैं उस तरफ अपनी कंसंट्रेशन ले जाएं। डिकॉय एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया होगा, मतलब मेरा अंदाजा है ऐसा किया गया होगा। दिस मस्ट हैव बीन द प्लान, यूज ऑफ डिकॉय एयरक्राफ्ट। उसके बाद जब ये हो गया, देन द एयरक्राफ्ट वुड हैव पेनिट्रेटेड। उसके बाद हमारे मिराज अंदर गए होंगे विद एयर अम्ब्रेला, एयर डिफेंस अम्ब्रेला। एयर डिफेंस अम्ब्रेला का मतलब है कि मिराज एयरक्राफ्ट अपनी टारगेट की तरफ बढ़े, उसकी जो अप्रोच है उसमें उसकी कोई रुकावट ना आए, और उस रुकावट को, अगर कोई रुकावट आती है, उसको रोकने के लिए जो एयर डिफेंस अम्ब्रेला है, जो हो सकता है सुकोई एयरक्राफ्ट का हो, उसने उसको प्रोटेक्शन दी होगी। अगर पाकिस्तान ने अपने एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया होगा, जो 10 से 15 मिनट में स्क्रैम्बल किए जा सकते हैं वेरियस एयरफील्ड से, उनको स्क्रैम्बल किया होगा,
तो वो जो एयरक्राफ्ट आए होंगे उनको रोकने के लिए सुकोई एयरक्राफ्ट या जो एयर डिफेंस प्रोटेक्शन वाले एयरक्राफ्ट थे उन्होंने उसको रोका होगा। आप में से कुछ खबरें अभी आ रही थी कि जैसे ही उन्होंने एयर डिफेंस प्रोटेक्शन के एयरक्राफ्ट को देखा तो F-16 जो उनके स्क्रैम्बल हुए थे वो वापस चले गए। उन्हें पता था कि अगर हम आएंगे तो हो सकता है हमारी हवाई शक्ति का भी नुकसान हो। इस तरीके से इसकी मोटी प्लानिंग की गई होगी, मोटे तरीके से मैं कह रहा हूं इसकी इस तरीके से प्लानिंग की गई होगी। सुमित, यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत ने अपना एक परसेप्शन पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने 4 दिन पहले कहा था कि हम क्या बैठे रहेंगे चुपचाप, क्या हम रिटेलिएट नहीं करेंगे? तो क्या आपको लगता है इमरान खान की ये धमकी कोरी थी या हमको इस बारे में कॉशियस रहना चाहिए, हमको इस बारे में एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए दीपक जी, पाकिस्तान के परिपक्ष में देखा जाए तो हमें हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। ये ऐसा एनिमी है जो हम पे हमेशा किसी न किसी तरह से नुकसान करने की कोशिश करता है, तो कॉशन एक गिवन स्टेटमेंट है, वो रही नहीं रहनी चाहिए। रही बात इमरान खान की, वो क्रिकेटर थे, वहां वो प्रधानमंत्री बन गए, बहुत अच्छी बात है। हम आपको भी पता, ये हम सबको पता वो प्रधानमंत्री क्यों बने, क्योंकि वहां मिलिट्री एक प्रधानमंत्री बनाती है, एक मिलिट्री उतारती है। जो मिलिट्री की बात मानता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। इसमें इमरान खान बने या कोई और बने, ये एक मैं बोलूंगा ये एक ऑप्शन है उनके लिए। दूसरी बात, पाकिस्तान का हिस्ट्री देखिए दीपक जी, ले गया, फिर उन्होंने F-16 निकाले, पता नहीं F-16 टाइम पे चलते हैं नहीं चलते, क्या करते हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स आई, 3 स्क्वाड्रन गए बाहर। F-16 अमेरिका से ही, हाँ सर, वही कह रहा हूं, निकाले। अब पता नहीं अमेरिका, दीपक जी अमेरिका ने उनको क्या दिया, टाइम पे टेक ऑफ ही ना करते हो, ऑब्सोल्यूट वर्जन दिया होगा। देखिए अमेरिकन है, कुछ भी दे सकते हैं। अब जब उसामा बिन साहब लादेन को वो ले गए तो तब F-16, आज F-16 की बात आ रही है। मुझे लगता है F-16 वगैरह दिखाने को रखे हैं, जब वो उनको पता लगता है दुश्मन निकल गया, थोड़ा घुमा लेते हैं, न्यूज बन जाती है। के लिए नहीं, वो F-16 नहीं, फियर 16 है। वो न्यूज थोड़ा बन जाती है, लोगों को लगता है कि भाई F-16 निकल गए, वो ऑडियंस को भी तो सैटिस्फाई करना है। कुछ तो मैं यही कह रहा हूं, मैं बात मेरी यही है कि डोमेस्टिक ऑडियंस को आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कैसे सेटिस्फाई करेंगे, क्या करेंगे? सर देखिए, वो बोलेंगे हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर उनको भी ये पता, अगर वो समझदार व्यक्ति हो, 4 लड़ाइयां हार चुके हैं दुनिया में। एक ऐसी आर्मी बताइए, एक ऐसा देश बताइए जिसने अब तक 4 लड़ाइयां लड़ी हो, 4 के 4 हार चुके हो। वहां से ईरान उनसे बदले की बात कर रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया था कि इंडिया इज डूइंग समथिंग बिग, इंडिया कुछ बड़ा करने वाला है। इजराइल का सपोर्ट है, फ्रांस का, जर्मनी का, जितने भी यूरोपियन देश है, सबका सपोर्ट है आज हमारे पास। अब पाकिस्तान के पास रह गया चाइना। चाइना पहले अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखेगा, मेरा कोई फायदा नुकसान है इसमें या नहीं है, बिकॉज दैट इज चाइनीज माइंडसेट। तो पाकिस्तान के पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, कुछ करेंगे। बट आज आप ही के दूसरे चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, वहां से जो न्यूज आई थी, उन्होंने बोला था कि इंडियन एयरफोर्स दूसरी स्ट्राइक के लिए भी रेडी है, अगर जरूरत पड़ती है, अगर लगता है कि दूसरी स्ट्राइक करनी है। बट अगर पाकिस्तान वायलेट्स द एयर स्पेस ऑफ इंडिया एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स, एक दूसरी स्ट्राइक के लिए भी इंडियन एयरफोर्स रेडी है। आर्मी नेवी सब कोऑर्डिनेटेड है सर, और वी हैव अ न्यूक्लियर ट्रायड। हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। न्यूक्लियर की तो खैर बात दूर की है, बट मुझे नहीं लगता उसके बाद ज्यादा ऑप्शन है। अगर इमरान खान साहब कुछ ऐसा करने की सोचते हैं, सबसे पहली बात दीपक जी, वो मानते हैं हम एक टेररिस्ट कंट्री है, हमारे यहां सांप बिच्छू टेररिस्ट पाले जाते हैं जिनको हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं, ये हमारा बिजनेस है। इंडिया के खिलाफ एक्शन लेने का मतलब है कि वहां टेररिस्ट कैंप थे जिन्होंने इंडिया को आके इंडिया ने आके उड़ाया। हम आपको इतने साल तक एविडेंस देते रहे, आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। अब आज तो आपको जमीनी एविडेंस मिल गया ना, मिट्टी में वो सब मिल गया है। आप मिट्टी का डीएनए एनालिसिस कीजिए, अब देखिए उसमें से आतंकवादी क्या है, कोयला क्या है और मिट्टी राख क्या है। अब आप उन्होंने तो कह दिया कि वहां पे झाड़ जंगल पेड़ थे, देखिए वहां पे जंगल था। सुमित जी, कर्नल साहब यही कहना ना, वो जंगल था, बिल्कुल जंगल था। सुमित जी, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए, गोखले जी ने जब स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी ये नॉन मिलिट्री टारगेट। बिल्कुल सर, नॉन मिलिट्री टारगेट में आप क्या रिटेलिएट करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्या आप एयरक्राफ्ट अपने एयरफोर्स को लेके आएंगे नॉन मिलिट्री टारगेट पे जब हमने हमला किया है? या तो आप मान लो हमने आपके मिलिट्री टारगेट पे हमला किया, और ये नॉन मिलिट्री टारगेट पे हमला किया, आपके मिलिट्री आपके मान लो या तो मान लीजिए आपके ज्यादा मिलिट्री एसेट्स। कर्नल साहब, इसीलिए मैंने कहा कि ना तो विरोध कर सकता है ना युद्ध कर सकता है। तो किरकिरी ऐसी है। सुमित जी आप कह रहे थे कि सांप पाले बिच्छू पाले, अरे मैं ये कह रहा हूं इन दिनों तो वो गधे पालने में लगे। दिमाग पाल रहा था वो सर। वो नहीं, हमारे यहाँ इंदौर में एक कहावत है, हमारे यहाँ कहावत है कि सांप गधा घोड़ा बिच्छू सब कुछ पालो पर मुगालते मत पालो। तो अगर उन्होंने उनके साथ प्रॉब्लम ये है, मुगालते पाल के रखते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस पाल के रखते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं वो गलतियां करते हैं। इसलिए पाकिस्तान से हमें कॉशियस रहने की जरूरत है। कर्नल साहब, मैं यहां पर आपसे ये जानना चाहूंगा कि इन हालात के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान
कम से कम अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश करेगा, वो ये जताने की कोशिश करेगा कि देखिए हमारा पड़ोसी ऐसा है कि हम पर कभी भी एयर स्ट्राइक करके चला जाता है। पाकिस्तान इस वक्त क्या डिप्लोमेटिक एक्शंस ले रहा होगा भारत के खिलाफ खड़े होने के लिए, और जैसा हिना रब्बानी खार कह रही है कि संसद का एक विशेष सत्र पाकिस्तान के अंदर बुलाया जाना चाहिए, क्या ऐसा कुछ होता हुआ आपको पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है? क्या वहां की आर्मी जवाब देगी इसका? देखिए, पहली बात तो अब हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हिना रब्बानी ने यह बोला, इसका मतलब कुछ हुआ है, कुछ हुआ, इसका मतलब कुछ हुआ है और कुछ बात हो गई। कर्नल साहब स्पोक्सपर्सन ही मान चुके हैं, ये मान चुके, उनके आईएसपीआर के स्पोक्सपर्सन ही मान चुके हैं। मगर हिना रब्बानी का बोलना, एक ऑपोजिशन लीडर का बोलना, भाई बहुत बड़ी चीज हुई है, ये मान लेना कि कुछ हुआ है, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, दैट इज वन। सेकेंडली, पाकिस्तान ग्लोबल एनवायरनमेंट को क्या समझाएगा? भाई मैं किसका बदला ले रहा हूं? तेरे टेररिस्ट मरे हैं ना, तेरे तो नॉन मिलिट्री टारगेट पे अटैक हुआ है, कहां से आ गया वो नॉन मिलिट्री टारगेट? तेरी देश में अगर नॉन मिलिट्री टारगेट है, तूने क्यों नहीं उसको खत्म किया? क्यों नहीं तूने टेररिस्ट कैंप और एक्शनेबल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आप बताओ, हमने कोई सिविलियन को मारा, हमने कोई फौजी को मारा, ओनली अ नॉन मिलिट्री टारगेट। सो व्हाट ग्लोबली, हाउ विल ही सैटिस्फाई द ग्लोबल एनवायरनमेंट? कैसे करेगा वो? कर्नल साहब, अगर डिप्लोमेटिक की बात करें, पाकिस्तान का दोस्त या तो नॉर्थ कोरिया में रह गया या चाइना रह गया, ठीक है, ये तिगड़ी बन गई है नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और चाइना। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, चाइना जैसे एक विशाल देश, उनके साथ क्यों? वो चाइनीज पॉलिसी है। नहीं, वो तो कॉलोनी बना रहे ना, उन्होंने तो पाकिस्तान को गिरवी ले लिया है। अगर भारत की भाषा में समझे तो उन्होंने पाकिस्तान को चाइनीज कॉलोनी बना के छोड़ दिया। सुमित जी, ज्यादा कुछ नहीं है। सुमित जी, मैं आपकी उस बात पे जाता हूं, जब आपने कहा कि चाइना अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखेगा, सबसे बड़ा मार्केट उसके लिए इंडिया बैठा हुआ है, क्या वो उस मार्केट को छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा वो इंडियन मार्केट क्यों छोड़ेगा इंडियन? और देखिए, सबसे बड़ी बात है, चाइनीज इकोनॉमी में स्लो डाउन है। चाइनीज इकोनॉमी इंडिया और अमेरिकन मार्केट में चल रही है, अमेरिका के साथ उनका ऑलरेडी ट्रेड वॉर हो रहा है। ऐसे संदर्भ में वो इंडिया अमेरिका को एंटेगनाइज और पूरे यूरोप को एंटेगनाइज करने का रिस्क नहीं ले सकता। चाइना की एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, वो ये रिस्क कभी नहीं लेगा। हाँ, पाकिस्तान पे कंधे पे सर रख के रोएगा, बोलेगा आपके साथ बहुत बुरा हुआ, पर वो पाकिस्तान की पॉलिसी। तो डिप्लोमेटिकली बात की जाए दीपक जी, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही कौन से हैं? किसके पास जाएगा रोने? मैंने माना पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन कर्नल साहब, पाकिस्तान मतलब अगर उसको कहें तो मिसगाइडेड मिसाइल है, वो कहीं पे जाके भी लैंड कर सकता है। तो अपने आप को मिसगाइडेड मिसाइल दिखाने के लिए, अपने आप को खतरनाक दिखाने के लिए पाकिस्तान क्या क्या कदम उठा सकता है? देखिए, ऐसा है, उसके पास, मैंने आपको पहले भी बताया, इसी शो में बात कर रहा था, उसके पास 3-4 ऑप्शन है। अब उन ऑप्शंस को वो कैसे एक्सरसाइज करता है ये देखना। पहला एक्शन मैंने जैसे कहा, ट्रांसएलसी फायरिंग कर सकता है, उसका टेम्पो बढ़ा सकता है। दूसरा मैंने कहा कुछ बैट एक्शन कर सकता है। तीसरा, जो जिसके बारे में हमें एक्शन तो ऐसी होनी चाहिए, बैट एक्शन या क्रॉस बॉर्डर फॉर फायरिंग, इससे कुछ होता हुआ दिखेगा नहीं, ये तो रोज होता है, ये रोज होता है। मैं तभी कह रहा हूं कुछ बड़ा हो सकता है, वो कुछ बड़ा टेररिस्ट अटैक करे, जिसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। हो सकता है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर वो टेररिस्ट अटैक करता है तो ये ना, तब ये साबित हो जाएगा कि वो वाकई आतंकवादियों का देश है। ये गलती पाकिस्तान कतई नहीं करेगा। आप एक बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? सारी दुनिया को पता है वो आतंकवादियों का देश है। हम जितना मर्जी कह लें या जितना मर्जी दुनिया बोले, एवरीबडी नोज कि इट इज अ कंट्री। आपको कहता है, अपने आप को बड़ा इनोसेंट फेस दिखाते हुए वो अपने आप को कहता है कि हम खुद टेररिज्म से प्रभावित है, हम तो आतंकवादियों से खुद प्रभावित मुल्क हैं। आप देखिए, उसका जवाब हिलरी क्लिंटन ने दिया था। बिल्कुल साफ जवाब दिया था। सांप बिच्छू पालोगे, वो आपके पड़ोसियों को थोड़े ना काटेंगे, मारेंगे, आपको भी तो काटेंगे, आपको भी मारेंगे, वो तो आपको भी काटेंगे। नहीं, उन्होंने आस्तीन के सांप पाल रखे, ये सबको पता है। आस्तीन के अंदर घुस के आदमी को ही काटता है, सांप को कितना। देखिए, मैं ये कहूंगा आपको कि अभी हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए प्रोएक्टिव डिटेरेंस की। बिल्कुल, प्रोएक्टिव डिटेरेंस, ये पहला स्टेप था उस प्रोएक्टिव डिटेरेंस की तरफ। अभी पाकिस्तान 2 बार सोचेगा जो इन टेररिस्ट को भी भेजने के लिए। सो द पॉलिसी ऑफ प्रोएक्टिव डिटेरेंस इज इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट कीप अप दिस मोमेंटम। हमने इनिशिएटिव उसके हाथ से खींच लिया है। अभी जब पुलवामा में हमला किया था, इनिशिएटिव उसके पास चला गया था। आज हमने इनिशिएटिव अपने कब्जे में कर लिया है। मैं ये कहूंगा अभी इस इनिशिएटिव को मेंटेन करना है, चाहे हम अभी लगातार ट्रांसएलसी फायरिंग करते रहे, बैट एक्शन करते रहे, या मे बी लाइक यू सेड वी आर रेडी फॉर अनदर एरियल स्ट्राइक। कर्नल साहब, आप कह रहे हैं कि वो आतंकवादियों को भेजने की कोशिश करेगा, उसकी बपौती है भारत की जमीन।
या हमारे मुल्क के जो सैनिक है, जो फौज खड़ी है, वो आने देगी इतनी आसानी से? सर, अगर कोशिश कर ले भून के रख दे। देखिए सर, ऐसा प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इमोशनल हो गए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं सर, दिस बॉर्डर, आई हैव सर्व्ड ऑन दिस बॉर्डर। मैंने 3 टेन्योर किए हैं कश्मीर वैली में। तो कहने का मतलब यह है कि वहां से आतंकवादी नहीं आ सकता है। इट इज यूटोपियन थिंग है, ये आना उसका कोई मुश्किल बात नहीं है। और फिदाइन इट इज नॉट डू और डाई फॉर हिम, इट इज डाई एंड डाई ओनली फॉर हिम। इट इज नॉट डू और डाई। वो आएगा, हमला करेगा और मर जाएगा। He can do it. दीपक भाई, फिदाइन शब्द से आपको ऐतराज है? फिदाइन सबसे मुझे एतराज है। हमको इनको आत्मघाती कहना चाहिए। आत्मघाती। फिदाइन जवान इनको कहते हैं, या इनको कहते हैं कि हमको इनको खुदकुश आतंकी कहना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। फिदाइन की बात करते हैं तो फिदाइन में हम उस शब्द के साथ ग्लोरीफाई करते हैं। देखिए सर, ऐसा है कश्मीर के अंदर, देखिए प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की बात करनी चाहिए। कश्मीर के अंदर हम हर साल 200 से 250 आतंकवादी मार रहे हैं। इस साल सबसे मैक्सिमम हमने मारे। मेरी ऑल आउट चल रहा है, मेरी बात समझिए। हमने आतंकी तो बहुत मारे, क्या मगर हमने टेररिज्म को खत्म किया? नहीं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अनंतनाग के अंदर आज की डेट में 500 मदरसे हैं। और पता है वहां पर टीचर कौन है? ये टीचर वहां के लोकल टीचर्स नहीं है, सब देवबंद से गए हुए हैं, यूपी से। हमारे यहां से 100 किलोमीटर की दूरी से वहां पर सारे टीचर गए हुए हैं, जो वहां पढ़ा रहे हैं। उनको जमात इस्लामी की पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी उनको जिहाद माइंडसेट में ट्रेन कर रहे हैं। अभी तक हमने पहला स्टेप लिया कि हमने सेपरेटिस्ट लीडर्स के सिक्योरिटी को विड्रॉ कर लिया। मेरा ख्याल नेक्स्ट स्टेप यह है, इन सारे मदरसों को, मैंने सिर्फ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट बोली है, हजारों मदरसे होंगे उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो मिलिटेंसी इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मुझे लगता है हमारे को रूट कॉज में जाना पड़ेगा अगर हमने टेररिज्म को खत्म करना है। एक बहुत पुरानी बात है सर, एक बहुत पुरानी सेइंग है, ये कहते हैं कि जब आपको वाकई में लड़ाई लड़ना हो तो आप आदमी को मत मारो, उसकी सोच को मारो। सोच को मार के डॉक्टरेट करके उनको इस तरह के फिदाइन मानसिक, फिदाइन मैं खुद कह रहा हूं, खुदकुश मानसिकता में डाल दिया जाता है कि उनको लगता है कि जो जिहाद, जो तथाकथित जिहाद वो करने वाले हैं वही अंतिम सत्य है। हमारे साथ सुनील मेहता जी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर है। सुनील जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब एक पायलट ऐसे मिशन के लिए जाता है तो उसके दिमाग में क्या होता है? अगर हम उसके माइंड को रीड करने की कोशिश करें तो जिस आदमी ने मिराज उड़ाया होगा और जो अपने इस मिशन पर बालाकोट पर बम गिरा रहा होगा, उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा? उसके दिमाग में सबसे आगे सिर्फ उसकी मिशन होती है। मिशन के टाइम पे एक कॉम्पोजिशन होता है, पैकेज में कई जहाज होते हैं, सबके अलग अलग भूमिका होती है। कुछ जो है वो केवल बॉम्ब कैरी करेंगे जो बॉम्ब अटैक के लिए होंगे, कुछ होंगे जो डेजिग्नेट करेंगे टारगेट को, कुछ उनके साथ एरियल स्कॉट्स होंगे जो उनका प्रोटेक्शन करेंगे अगर कोई दुश्मन का जहाज आ जाता है तो, कुछ उनके रेडार और उनकी मिसाइल प्रणाली को कमजोर करने के लिए उसकी जैमिंग के लिए जाएंगे। इस तरह सबके अपने अपने रोल हैं। जैसा कि हम जानते हैं अभी कि AEWC एयरक्राफ्ट भी था इस मिशन में शामिल और एयर टू एयर रिफ्यूलर भी था। तो इस प्रकार सभी पायलट्स का अपना अपना रोल है, उनकी मिशन ब्रीफिंग होती है और उनका फोकस सिर्फ मिशन अकम्प्लिशमेंट होता है कि किस तरह से हम अपनी मिशन को अंजाम दें। ये उनके दिमाग में सबसे सर्वोपरि होता है। BK पांडे जी, पूर्व एयर मार्शल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इस पूरी की पूरी एक्शन की प्लानिंग किस तरह से हुई होगी? पांडे साहब, एयर मार्शल साहब, अगर हम आपसे जानना चाहें तो आप कैसे बताएंगे किस तरीके से इस पूरे के पूरा जो अटैक हुआ है बालाकोट में, उसकी प्लानिंग हुई होगी? हाँ, ये तो टारगेट्स आइडेंटिफाई किए गए होंगे। जैसे पता लगता है कि तीन जगह टारगेट्स था और उनको प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन लेजर बॉम्ब से डिस्ट्रॉय करना था। तो उसके लिए मिराज एयरक्राफ्ट भी चूज किया गया था और उसको सपोर्ट करने के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जो हवाई जहाज है वो उसका इस्तेमाल किया गया। और रिफ्यूलिंग के लिए IL-78 जो रिफ्यूलर्स आगरा में बेस्ड हैं उसमें से एक हवाई जहाज लिया गया होगा। तो ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेशन था और इसको प्लानिंग करके इसका रिहर्सल भी हुआ होगा, लेकिन JNK में नहीं, दूसरे जगह कहीं किया गया होगा। और 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये लोग जाकर के अपना मिशन पूरा करके आ गए हैं। और ये सब तो एयरफोर्स के लिए तो प्रोफेशनल कमिटमेंट है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने अच्छी तरह से किया, बिकॉज एयरफोर्स की क्षमता है ये सब चीज करने में। सुमित, अभी हमने सुना कि एक सांसद जो है NPA जो
पाकिस्तान के अंदर होता है, उस जो असेंबली के सदस्य हैं वो असेंबली के अंदर बोल रहे थे, जो उनकी संसद है वो ये कह रहे थे कि ओआईसी के पास हमको जाना चाहिए। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में जाते हैं तो भी क्या होगा, क्या पाकिस्तान क्या रोना रोएगा दुनिया के सामने जाके? आपके हिसाब से पाकिस्तान के पास क्या तर्क होगा इस पूरी बात का? सर देखिए, ओआईसी में जाए वो कहीं भी जाए, अगर हम इस्लामिक ब्लॉक या इस्लामिक कंट्रीज को देखें, वो ऑलरेडी आईसिस से लड़ रहे हैं। उनका सबसे बड़ा खतरा आईसिस उनके दरवाजे पे है। अगर इंटरनेशनल अलायंस जाके आईसिस को खत्म ना कर देती, आज उनकी घर तक समस्या आ गई थी। अब सऊदी अरबिया लीजिए, अब दुबई लीजिए, किसी भी इस्लामिक कंट्री को लीजिए, वो खुद आतंकवाद और आईसिस जैसी संगठन से त्रस्त है। ऐसे सूरत में अगर वो उनके पास जाते हैं, बोलते भाई हमें इंडिया ने हमला किया है क्योंकि हम खुद आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, आतंकवादियों को मतलब संरक्षण कर रहे हैं, उनको एक सपोर्ट नहीं मिलेगा। दूसरी बात दीपक जी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, उन सबका आज की डेट पे ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ है। आप किसी भी प्लेन में आज इंडिया से आइए, किसी भी एयरलाइन से, मैं कल आया था, 70% लोग जो अब इंडिया आते हैं वो फॉरेनर्स होते हैं। वो 100% व्यवसाय या पर्यटन है जिसी भी कारण आते हैं, इंडिया आते हैं। तो इंडिया के जो ग्रोइंग वर्चस्व है, जो चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, मुझे नहीं लगता कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वो मद्देनजर करते हुए पाकिस्तान के साथ जाएंगे, जो एक लाइबिलिटी है। पाकिस्तान एज ए स्टेट इज ए लाइबिलिटी। पाकिस्तान के साथ जाके उनको मिलेगा क्या? ना इकोनॉमी है, ना मिलिट्री है, ना पीपल है, ना कॉन्ट्रैक्ट है, ना टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान से उन्हें मिलेगा क्या? और हमने कहीं पाकिस्तान की किसी मिलिट्री बेस पे किसी सिविलियन पे अटैक नहीं किया सर, वो हमारा बहुत क्लियर ब्रीफिंग थी, ना मिलिट्री बेस ना सिविलियन। हमारे जो विदेश सचिव थे उन्होंने बोला इट वॉज ऑन ए हिल टॉप, एक पहाड़ के ऊपर एक घने जंगल में ये हेडक्वार्टर बना। वहां 3 तरह के व्यक्ति पाए जाते, या तो जहादी, या ट्रेनर, या उनके कमांडर। तो जो तीनों तरह के ये लोग थे उनको नेस्तो नाबूद किया गया। जो हमारे सकते हैं इमरान खान के, कम से कम आपको हम थोड़ी देर में वो विजुअल्स दिखाने जा रहे हैं। वो वीडियो जो इमरान खान के ही फेसबुक पोस्ट पे शेयर किया गया है, वो बड़े इत्मीनान से काले रंग की लेदर जैकेट और लाल रंग की टी-शर्ट पहन के बीच में बैठे हुए हैं, और सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स दोनों के दोनों आसपास बैठे हुए हैं, जो सो टू स्पीक इमरान खान को ब्रीफ कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान कितने क्लूलेस है वो मैं आपको बताती हूं। दरअसल ये 7 या 8 पॉइंट है, 15 सेंटेंस का ये पूरा इमरान खान का एफबी पोस्ट है, जिसमें पहले सेंटेंस में ये कहा जाता है कि फोरम स्ट्रांगली रिजेक्टेड इंडियन क्लेम कि बालाकोट पे इतना बड़ा हमला हुआ है और इतनी हैवी कैजुअलिटीज हुई है, इसको पाकिस्तान पूरी तरह से नकारता है। अगला सेंटेंस ये कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये सब कुछ किया है सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, और पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया को, डोमेस्टिक मीडिया को उन साइट्स पर लेकर जा सकता है ये दिखाने के लिए कि हमला हुआ ही नहीं है। और उसी पैराग्राफ में कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए इमरान खान खुद कहते हैं कि ये भारत की तरफ से ग्रेव एग्रेशन है और पाकिस्तान अपने टाइम और समय और जगह के हिसाब से इंडिया को जवाब देने जा रहा है। यानी कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि भारत ने एक ग्रेव एग्रेशन किया है जिसका जवाब दिया जाएगा। वो ये भी कहते हैं इमरान खान कि इस बाबत उन्होंने ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया है, और जो तमाम जो दूसरे देश हैं उनसे भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए जाएंगे, बात करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान ये एक चेतावनी दी है पाकिस्तानी आर्मी को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी कि उनको तैयार रहना चाहिए हर किसी के हर तरह के हमले या इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए। यानी कि एक तरफ पाकिस्तान की जनता को, आर्मी को वो तैयार कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, आप तैयार रहें, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि भारत की तरफ से जब हमला हुआ तो ये बड़ा हास्यास्पद है दीपक कि वो कह रहे हैं कि पीएएफ यानी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के जो विमान आए थे उनको खदेड़ के भगा दिया, तो वो इसलिए उसको कमेंट किया जा रहा है। यानी अपने आप में हमला हुआ, कितना बड़ा हुआ, वो इसी फेसबुक पोस्ट में मान रहे हैं कि ये ग्रेव अग्रेशन था, और दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया दीपक, ये स्लीपिंग एट द व्हील का एक और उदाहरण है इमरान खान का। दीपक, आचल आपने दबंग फिल्म देखी है? जी बिल्कुल देखी है। तो उसका डायलॉग है ना कि इमरान खान के दिमाग में इतने छेद हो गए कि समझ नहीं पा रहे वो कि सोचे किधर से और एफबी में लिखे किधर से। देखिए, और दबंग फिल्म का एक और डायलॉग है कि एक बार, मेरे ख्याल से दबंग का नहीं है, ये किसी और फिल्म का डायलॉग है कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। वांटेड फिल्म का डायलॉग है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं, और जो मोस्ट वांटेड है ना आतंकवाद के, उनको एक एक को इस तरह से जवाब देना बहुत जरूरी है। कम से कम इतना स्पष्ट हो जाता है दीपक आज। आंचल, मुझे बताइए आपको क्या कारण लगता है, क्या कारण है कि इमरान खान इतने कंफ्यूज आ गए हैं?
पहले लाइन में कहते हैं अटैक नहीं हुआ, फिर कहते हैं अटैक हुआ, फिर कहते हैं एग्रेशन नहीं हुआ, फिर कहते हैं एग्रेशन हुआ, कहते हैं जहाज आए, फिर कहते हैं जहाजों को खदेड़ दिया। ये कंफ्यूज क्यों है, क्यों कंफ्यूजिया गए हैं इमरान खान? देखिए ये दीपक हम सुबह से ही कह रहे हैं, पहले उनकी आर्मी की तरफ से जनरल गफूर का ये बयान आता है कि और बल्कि उसके साथ वीडियो शेयर किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि भारत की तरफ से ना तो औपचारिक पुष्टि हुई थी हमले की, ना ही कोई वीडियो शेयर किया गया। ये वीडियो जब पहली बार सर्कुलेट होना शुरू हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से सर्कुलेट हुआ और उनका ये कहना था कि देखिए कुछ पेड़ हैं उजड़ गए और ये तो जंगल के अंदर कुछ विमान आए थे और ये वापस आए और कब चले गए पता भी नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर उनके आते हैं और कहते हैं ये बहुत बड़ा एग्रेशन हुआ, एलओसी को क्रॉस किया और हमारे एयर स्पेस का वायलेशन हुआ, हम इस पर ठोस कार्रवाई करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है, उसका कोई कसूर नहीं है। तो ये सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ये कहना चाहता है कि हमारी आर्मी, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा इमरान खान तो कुछ है नहीं, जो है आईएसआई है और वहां की आर्मी है, और वो ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे कि इस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने एयर स्ट्राइक्स की हैं, उसके टेरर के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। तो पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी जैसा है। अगर बोलेंगे कि हमला कहां हुआ तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आतंक के ठिकानों पे हुआ, क्योंकि पाकिस्तान कहती है कि आतंकवाद तो वो बढ़ाता नहीं है। और अगर वो ये कहता है कि हमला जो है भारत की तरफ से नहीं हुआ, तो अब इतने ज्यादा एविडेंसेस हो सकते हैं, सर्वेलेंस एविडेंस, सैटेलाइट इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, जो पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक तमाचे की तरह हैं। तो आर्मी हमें ये मान के चलना चाहिए इमरान खान ये उठा पटक, वो एक पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें जो आर्मी जो सिखाएगी वो वही कहेंगे। और ऐसा तब होता है जब एक इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता है, दिमाग किसी और का चलता है और आप सिर्फ बड़बड़ा रहे हैं। तो ये वही देखने को मिल रहा है। ये आंचल आपने वो तस्वीरें देखी इमरान खान की जो अभी हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं? बिल्कुल, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रही थी। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ और कैजुअल अप्रोच, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। लेदर जैकेट में इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, एक काले कलर की लेदर की जैकेट पहन के बैठे हुए हैं जी, चेहरे पर उनके बेफिक्री है, लाल कलर का मफलर लटकाए हुए हैं, एक हैंडसम हंक की तरह दिख रहे हैं और ऐसा लगता है कि तुरंत यहाँ से उठेंगे और नई डेट पर चले जाएंगे। बिल्कुल, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी, इतना कैजुअल, इतना बड़ा जवाब भारत की तरफ से दिया गया है और इतनी कैजुअल अप्रोच में प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं इमरान खान। तो मुझे ये बता दीजिए कि अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो इतने ज्यादा हाथ पैर क्यों मारने पड़ रहे हैं पाकिस्तान को? क्यों जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाना पड़ रहा है? क्यों वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, बल्कि ये भी खबर आ रही है कि वो यूएन का दरवाजा खटखटाने की सोच रहा है। तो ये सिर्फ कहने भर की बातें हैं, ये हड़बड़ाहट है। अब मैं सुबह से यही कह रही हूँ दीपक, इतनी सब वार्निंग के बावजूद शुक्रवार को जनरल बाजवा गए थे एलओसी पर और तमाम जगहों पर मिल के आए हैं। कल ही जनरल गफूर का इस तरह का ट्वीट आया है कि सीओएस आए थे, हमने तमाम आला अफसरों से बात की है, डरने की तो कोई बात नहीं है, भारत जो भी करेगा हम उसका उचित जवाब देंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं, आप आराम से सो जाइए। पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आप आराम से सो जाइए। अच्छा, तो ऐसा तो होना लाजमी है कि जब देश का मुखिया ही इतना कैजुअल है और ऐसा लग रहा है मीटिंग से उठ के जाके सो ही जाएंगे, तो पाकिस्तान की जनता और आवाम को क्या कहेंगे? दीपक, आंचल थोड़ा लाइटर नोट पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बूझो तो जाने हैं, आज मैं किसकी प्रतिक्रिया का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ? आप बताइए कि आप किसकी प्रतिक्रिया का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ नवजोत सिंह सिद्धू का फोन लगाने का, और सिद्धू का फोन लग नहीं रहा है। मुझे लगता है कि आज इस देश के अंदर अभी बहुत कॉल ड्रॉप्स और मिस कॉल्स हो रही हैं, लेकिन आज तो उनका फोन ही नॉट रीचेबल रहने वाला है। सिद्धू जो हाल फिलहाल में जब चुनावी प्रचार के लिए जाते तो उनका गला बैठ जाता था, मुझे लगता है ये सेकंड अटैक यही हो गया होगा, क्योंकि आज जो हालात हैं, देखिए हमें ये समझना होगा कि इमरान खान ने पिछले 2 महीने में ऐसा माना जा सकता है कि अभी तक थोड़ा सा डर के, खासतौर से पुलवामा का हमला हुआ, गिव पीस अ चांस, इस तरह की बातें कहने की कोशिश की, लेकिन लिप सर्विस से अब हम नहीं मानने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये उसको समझना होगा। आप बड़बड़ाते रहिए, एक्शनेबल इंटेलिजेंस मानते रहिए, तो आप सो रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जेईएम को या तो आप पाल रहे हैं, या आप सो रहे हैं, या आप महामूर्ख हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंचल आप हमारे साथ बने रहिए। सुमित,
इमरान की बॉडी लैंग्वेज को देखने के बाद, उनकी इस बेफिक्री को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है? आपकी पहली प्रतिक्रिया इमरान के इस स्वरूप को देखने के बाद। दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहली बात तो अगर उनकी लेदर जैकेट और वो लाल मफलर या टी शर्ट जो भी पहन कर बैठे थे, और अगर आप देखें वो यूं लेट रहे हैं और यहाँ आर्मी वाले बैठे, यहाँ ये बैठे। मुझे वो जब हम छोटे थे तो जब हमें क्लास में टीचर, हमारे टाइम में तो मार पिटाई भी होती थी, जब हमें 2 थप्पड़ लगते थे ना पढ़ने पे, मैं अपने बगल वाले को कहता था मुझे तो लगी ही नहीं, और अपने बाल यूं करके निकल लेता था। मुझे वही हालत इमरान खान साहब की लग रही। वो कह रहे हमारे यहाँ कोई आया नहीं, मुझे कुछ लगा नहीं, कुछ हुआ नहीं। भाई तुम मीटिंग क्यों कर रहे हो? इतने फौजियों को बिठा क्यों रखा है? चाइनीज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से 1-to-1 वीडियो कॉन्फ्रेंस की इन्होंने, अपने आर्मी को सतर्क किया है, हम जवाब देंगे। फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे, ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, पार्लियामेंट कन्वीन हो रही है, और यहां ये दिखाने की कोशिश ये करे दीपक जी, थोड़ा इनका मीडिया का बैकग्राउंड रहा है, टेलीविजन एक्सपोजर वगैरह रहा, थोड़ा एक्टिंग स्किल्स का प्रयोग कर रहे हैं। इतने बड़े प्लेयर थे, वर्ल्ड कप जिता के लाए थे, उनको पता है कि कब टेलीविजन के सामने क्या नाटक कैसे करना। वो ऐसे आ रहे हैं, नारा नखरा और नाटक तीनों पता है। बिल्कुल जी, ऐसे दिखा रहे, देखो भैया हम तो हुआ नहीं, हम तो आराम से बैठे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसी कुछ अफवाहें हैं। अब बाकी जो जहाजवाज आए थे वो कुछ पेड़ पौधे और चूहे मार के चले गए। अब अगर वो आप जहादियों को चूहा मानते तो क्या कह सकते हैं सर? दीपक भाई, मुझे तो ये लगता है कि वो असहज हैं। असहज के साथ साथ अगर आप देखें तो आमतौर पर जब बड़ी घटना हो जाती है देश में, आप प्रधानमंत्री हैं, आप एकाग्र चित्त नहीं, आप समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। कुर्सी जो उनकी ऐसी घूम रही है वो अपने आप में हाव भाव का सबसे बड़ा परिचय है कि वो असहज हैं, वो समझ नहीं पा रहे, हड़बड़ाहट में हैं, और उन्हें कुछ सुझाव नहीं दे रहा, क्योंकि वो इंटर्न प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी उनकी इंटर्नशिप चल रही है, वो नहीं जानते मुल्क कैसे चलाया जाए। फौजी अफसर इतने बड़े बड़े हुक्मरान जैसे बैठे हुए हैं वहां, वो केवल सुन रहे, वो अपना कुछ नहीं कह रहे, वो केवल सुन रहे क्योंकि उनकी इंटर्नशिप चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी पाकिस्तान के इंटर्न प्रधानमंत्री हैं। इंटर्न प्रधानमंत्री। लेकिन सुमित, मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि इमरान खान जब क्रिकेट खेलते थे तो उन्होंने सिर्फ वनडे क्रिकेट खेला है, टेस्ट क्रिकेट खेला है, 2020 नहीं खेला है। लेकिन अब 2020 का जमाना आ गया है तो उस रणनीति को बनाने में वो थोड़ा कमजोर साबित हो रहा है। दीपक भाई, हमारी पूरी स्ट्राइक भी 21 मिनट की है, 20 के आसपास है। नहीं, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, पवन जी जो बोले दीपक जी, कि जब अमेरिका ने भी स्ट्राइक की थी उनका एक हेलीकॉप्टर वापस नहीं आ पाया था, वो डिस्ट्रॉय हो गया था। अब की बार जब हमने स्ट्राइक किया, हमने के पहले डिस्ट्रॉय हो गया, जो हमने किया, हमने पूरे 12 जो हमारे मिराज से वापस आए, बाकी आपकी दूसरे न्यूज चैनल के माध्यम से केवल 52 एयरक्राफ्ट इसमें यूज किए गए। अब आपके 52 एयरक्राफ्ट आपको अचानक दिख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ आते हुए। आपके पास 4-6 F-16 वगैरह होंगे जो शायद चालू हालत में हो। अब मियां इमरान खान करे भी तो क्या करें? पेट्रोल भराने के पैसे नहीं है, पता नहीं है अमेरिका, पेट्रोल भराने के पैसे नहीं। अब पता नहीं अमेरिका ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया या नहीं किया, उसका रडार आधे घंटे बाद अपडेट होता हो। देखिए, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। वैसे ये सब बीक में मिला हुआ सामान है, ये कितना चलता है कितना नहीं चलता वो भी एक तर्क का विषय है। अब ये जो इमरान खान साहब, मैं आपको 1 मिनट के लिए रुकूंगा, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसके बाद हम इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मायने हैं इमरान खान की इस बॉडी लैंग्वेज के। निधि, क्या ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपके पास? दीपक जी, बड़ी खबर यह है कि इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव लिस्ट मौजूद है उन आतंकियों की जिन्हें नेस्त नाबूद किया गया बालाकोट में, और उसमें 5 प्रमुख आतंकी थे, मेन आतंकी जिन्होंने ट्रेनिंग दी भी और ट्रेनिंग ली भी। इसके अलावा आपको वो 5 नाम गिनाना चाहूंगी। एक तो मौलाना मसूद अजहर, जो कि सरगना है जैश ए मोहम्मद का, उसका भाई वो मारा गया है जिसका नाम है इब्राहिम अजहर। दूसरा आतंकी जिसने ट्रेनिंग दी उन तमाम आतंकवादियों को, उसमें मुफ्ती अजहर का नाम शामिल है। तीसरा आतंकवादी जो कि मसूद अजहर का साला है, उसे बताया गया है यूसुफ अजहर, उसे खत्म किया गया है, नेस्त नाबूद किया गया है इस ऑपरेशन में। और जो चौथा बताया जा रहा है मेन आतंकवादी जिन लोगों ने ट्रेनिंग दी है मिलकर ग्रुप में, वो बताया जा रहा है तलहा सैफ है और मौलाना अम्मार है। ये 5 आतंकवादी हैं। इसके अलावा दीपक जी, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है जो बहुत अहम है हमारे दर्शकों को बताना, वो ये कि जो बालाकोट इलाका बताया जा रहा है खैबर पख्तूनवा का, वो 160 किलोमीटर दूर है सड़क के रास्ते से अगर जाया जाएगा, और दूसरी तरफ अगर एयरवेज से जाया जाता है तो 60 किलोमीटर दूर है एलओसी से। इसके अलावा 5 से 6 बैरक पूरे तबाह किए गए हैं इस ऑपरेशन में, जो बालाकोट में थे, इस मुख्यालय में थे जैश ए मोहम्मद के। इसके अलावा आपको बता दें कि जो मौलाना मसूद अजहर का बेटा है अब्दुल्ला, उसने भी दिसंबर 2017 में यहां पर ट्रेनिंग ली थी इस मुख्यालय में बालाकोट में।
और नवंबर 2017 में 7 ऐसे टेररिस्ट थे जैश ए मोहम्मद के, जिन्होंने वहां पर ट्रेनिंग ली, 3-3 महीने की ट्रेनिंग ली गई थी। एक और इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है दीपक जी, बताना चाहूंगी, जो अब्दुल राशिद गाजी का नाम सामने आया था, जो कि आईडी एक्सपर्ट बताया जा रहा था। पुलवामा हमला उसी ने प्लान किया था और आईडी जो फिट किया गया था एक कार में, वो गाजी ने भी यही बालाकोट में ही ट्रेनिंग ली थी। परिवार के हैं, ये पुख्ता जानकारी हमको मिल चुकी है कि ये लोग मारे गए हैं। मसूद अजहर के परिवार पर सीधा हमला किया है भारत ने, ये कितना महत्व रखता है? बिल्कुल, ऑपरेशन तो दरअसल दीपक जी मसूद अजहर को मारने का था, लेकिन मसूद अजहर की जगह उनके जो रिश्तेदार है, एक पहला उसका भाई जो कि इब्राहिम अजहर बताया जा रहा है। इब्राहिम अजहर के बारे में ये बताया जा रहा है, जो खबर हम तक पहुंची है, कि बालाकोट में बाकायदा ट्रेनिंग कैंप्स के जरिए ट्रेनिंग गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा था, आतंकियों को तैयार कर रहा था और भी भारत में कई हमले करने की फिराक में था। जो इसका भाई था वो भी मार गिराया गया। दूसरा यूसुफ अजहर, जो कि मसूद अजहर का साला बताया जा रहा है, उसे भी ढेर कर दिया है इस ऑपरेशन में। तो ये बड़ी कामयाबी है एक तरह से वायुसेना की तरफ से, क्योंकि हमने ये समझा जाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे ये जो ऑपरेशन को बढ़ाना, आगे बढ़ाने की पूरी कवायद थी भारत सरकार की, वो इसीलिए क्योंकि जैश ए मोहम्मद का हाथ यहाँ पर था। बाकायदा उसने वीडियो जारी करके इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और ये बहुत अहम था कि वहां पर मसूद अजहर टारगेट हो, लेकिन मसूद अजहर तो भाग निकला। यहाँ पर टारगेट उसका भाई बना और उसका साला बना यूसुफ अजहर, जिसे ढेर कर दिया गया। यूसुफ अजहर को, उसके साले को ढेर कर दिया गया है। 3 लोग मसूद अजहर के परिवार के हैं जो इस हमले में ढेर हुए हैं। मैं यहाँ पर सुमित आपसे ये जानना चाहूंगा कि सीधे परिवार पर हमला ये कितना उनके मोरल को चोट करता है, क्योंकि उनको लगता था कि हम तो पाकिस्तान के सेफ हेवन में हैं। अभी भी उनको सेफ हेवन में रखा गया है। रावलपिंडी के पास एक जगह सैनिक इंस्टॉलेशन के अंदर वो छुपे हुए हैं, सबको पता है कि कहां उनको सेफ रखा गया है। ऐसे में मसूद अजहर के परिवार के 3 लोगों का मारा जाना कितना सिग्निफिकेंट है? देखिए, सबसे पहले जो दीपक जी मैंने पहले भी बोला कि अब बला उनके घर तक आ गई है। उनके भाई जीजा साले जो भी वो सेफ नहीं है। आज वो गए हैं, कल उनका भी नंबर आ सकता है, क्योंकि एयरफोर्स की कोई लिमिट नहीं है। हमें 200-250 किलोमीटर आर्मी भेज के ये ऑपरेशन नहीं करना है। एयरफोर्स हमारा सक्षम है पाकिस्तान के अंदर कहीं भी जाके अपना काम कर ले। आज हमने ये प्रूव कर दिया। अगर आप पहली बार देखें, जब यूएस ने अटैक किया था तो उन दोनों में से एक हेलीकॉप्टर नष्ट हुआ था, एक ही वापस आया था। हमारा पूरा स्क्वाड्रन सही सलामत वापस आ गया, अपना काम कर गया। आज के बाद इन आतंकवादियों और इनके सरगनाओं को रात को नींद नहीं आएगी। अगर जहाज की आवाज सुनाई देगी तो नींद खुल जाएगी सर, क्योंकि पता नहीं कौन सा जहाज कब मौत का पैगाम बन के आ रहा हो हमारे लिए। और इनकी जो फैमिली है वो सेफ अब नहीं है। इंडिया ने एक डिसाइसिव स्टेटमेंट दिया है कि आपके जो भी लीडरशिप है, चाहे आपके रिलेटिव है, अगर वो आतंकवाद में संलग्न है, आप सेफ नहीं। एक चीज और मैं दीपक जी कहना चाहूंगा, मेरी जानकारी इस विषय में लिमिटेड है। जो इनके जो भाई का नाम आपने अभी लिया था, कोई मौलाना इब्राहिम, मेरे हिसाब से जहां तक मेरी मेमोरी कहती है, ये कंधार हाईजैकिंग में इन्वॉल्व था, क्योंकि कंधार हाईजैकिंग में जो 1 ऑफ द 5 जो हाईजैकर्स था उनमें से ये था। अगर ये सच है तो आज कंधार का भी बदला लिया गया। इंडिया हैज टेकन द रिवेंज ऑफ कंधार ऑल्सो, क्योंकि ये जहां तक मुझे याद है ये व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व था। अगर आज उसको ढेर किया गया तो इसका मतलब हमने कंधार का भी बदला ले लिया है। आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, बट शायद आपके एडिटर बता लें, जहां तक मुझे याद है वहां है। दीपक भाई, आप जब आंचल से बात कर रहे थे तो जिक्र हुआ 2 फिल्मों का। वो 2 फिल्म थी वांटेड और दबंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुमित की बात सुनने के बाद ये लगता है कि आज पाकिस्तान की हर मां बच्चे को सुलाते समय ये कहेगी, बेटा जल्दी सो जा, नहीं तो भारत से विमान आ जाएगा। वो पवन जी, वो बात के वो हमारे सनी देओल साहब की पिक्चर थी ना, 7 भाइयों को मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा, घातक, या वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो सनी देओल साहब की पिक्चर थी। वही वाला डायलॉग हो गया, हम मारेंगे तुम्हें और घर में घुस के मारेंगे। अब हम वेट नहीं कर रहे कि आप अटैक कब करो और हम जवाब कब दें। अब आप बचिए हमसे, आप छुपिए बंकर में, आप छुपिए जंगल में, पहाड़ में, गुफा में, जहां छुपिए, पर हमारे इंडियन एयरफोर्स की रीच कहीं तक भी है। जब चाहेंगे आपको हम आके परमात्मा में विलीन कर देंगे। विंग कमांडर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम अपनी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी की बात करें तो अभी तो हमने एक ट्रेलर देखा है। एयरफोर्स की और ऐसी क्या क्या कैपेबिलिटी है जो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में या पाकिस्तान में इन आतंकियों को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है? भारतीय वायुसेना बहुत ही सक्षम है। जैसे अभी आपने रिसेंट हुई एक्सरसाइज में भी देखा होगा, उन्होंने दिखाया हमारे पास मी-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मी-17 हेलीकॉप्टर्स हैं और तरह तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ग्राउंड अटैक रोल में हैं, एयर डिफेंस में।
कुल मिला के हमारी क्षमता टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली हम कहीं सुपीरियर फोर्स हैं और हम ये क्षमता रखते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाकर अटैक करके अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और खासकर ये जो अटैक है, हालांकि इसमें 1000 किलोग्राम के बॉम्ब इस्तेमाल किए गए जो सक्षम है लगभग 200 से 300 मीटर के इलाके को पूरा वेपराइज कर देगा। और कहते हैं कि जिस किसी ने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में बॉम्ब फटते सुना है तो उसकी 7 पुश्तें उसकी आवाज याद रखेंगी। तो आज की जो मारक क्षमता है वो बहुत कहीं अधिक है और हम किसी भी टारगेट को निकालने में सक्षम है। इस तरीके की ट्रेनिंग टैक्टिक्स हर तरह से एयरफोर्स लैस है। मैं ये जानना चाहता हूं, 12 मिराज थे, 21 मिनट का पूरा ऑपरेशन था। 12 मिराज जो थे उनके साथ उनके सपोर्ट के लिए और किस किस तरह के विमान चल रहे होंगे? विंको, मेरा एक छोटा सा सवाल है दीपक भाई के इस सवाल में, Su-30 का भी इस्तेमाल किया गया होगा क्या? मेरे को जो जानकारी है उसके हिसाब से किया गया है, पर मुझे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है इस बारे में, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन जब भी प्लान होते हैं तो उसमें काफी सारी टैक्टिक्स भी एम्प्लॉयड की जाती हैं। कुछ डाइवर्जन के लिहाज से की जाती हैं, कुछ उसको डिकॉय के डिसेप्शन की लिहाज से की जाती हैं। और जो मेन पैकेज होगा, जो स्ट्राइक पैकेज होगा, उसमें मैंने बताया मिश्रण होता है जहाजों का, जिसमें कुछ जहाज जो है केवल अटैक के लिए बॉम्ब्स लेके जाएंगे, कुछ सेंसर्स के साथ होते हैं जो टारगेट को एलिमिनेट करते हैं, लेजर डेजिग्नेटर पॉड्स लेके चलते हैं, कुछ होंगे जो ईडब्ल्यू सेंसर्स लेके चलते हैं जो दुश्मन के रेडार और मिसाइल्स को उनको जैम करते हैं ताकि उनका खतरा ना हमारे एयरक्राफ्ट पे बना रहे। तो इस तरीके से पूरा पैकेज होता है। और इनके सपोर्ट में जैसे पीछे में नेत्रा जो एम्ब्रियर प्लेटफॉर्म पे इंडिजिनस वो है रेडार है, एयरबोर्न रेडार है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग रेडार एंड कंट्रोल है, उसका इस्तेमाल किया गया। वो भी इस बात पे नजर लगाए होगा कि